शांति 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 शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति। नमस्कार मित्रों, ये मैंने शांति पाठ उत्तर प्रदेश के उन बहादुर सिपाहियों के लिए किया है जिसकी दुखद हत्या हुई है। साजिश के तहत घेर करके हमारे रणबांकुरों को मारा गया है। मैं उनके सम्मान में, उनके आत्मा की शांति के लिए उन रणबांकुरों के एहसान को बार बार प्रणाम करता हूँ। आज बात इसी पर होगी, लेकिन एक समाचार आज और रहा। हालांकि ये वाला समाचार पहले था, लेकिन इस विषय पर चूँकि ज़्यादा देर बोलना है, मैं एक बात और करूं। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने वो अभूतपूर्व काम किया है जो अब तक के प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया है। मोदी है तो मुमकिन है कि फ्रंट फुट पर जा करके वो स्वयं लीड करें और अपने उन रणबांकुरों का हौसला अफजाई करें जो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री का भारत चीन के इस तनावपूर्ण वातावरण में भारत चीन के बॉर्डर पर जाना, फ्रंट फुट पर उन रणबांकुरों से मिलना और वो भारत के आन बान और शान की रक्षा में अपनी जान गंवा देने वाले और बाद में जो घायल हुए हैं उनका हौसला अफजाई करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिष्ठा में चार चांद लगाता है। ये बताता है कि मोदी है तो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी को वहाँ जाने का अर्थ क्या होगा, ये कई तरह से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, सबसे पहला तो उसका अर्थ ये है कि हमारे जो वहाँ पर सिपाही अपने सर्वत्र निछावर कर रहे हैं उनको हौसला मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा कि हमारा हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी आज हमारे बीच है, हमारे साथ है, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आया हुआ है। तो उन सब लोगों को वीर बहादुर सिंह जी, क्या आप चाहेंगे कैमरे पर आकर के कुछ बोलना उत्तर प्रदेश के सिपाहियों या सियाचिन पर? अगर आप लिखें तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा। अगर आप कहना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। मित्रों, इन सब बातों पर उन लोगों का बहुत मनोबल बढ़ा होगा जो वो फ्रंट फुट पे लड़ाई करते हैं। सबसे ज़्यादा लेह लद्दाख और वो जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ा। कई समाचार चैनल पर वहाँ के लोगों का इंटरव्यू आया, वो ये पूछ रहे थे कि आपको कैसा लगा। उन लोगों ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के हमको साथ लेके जाते तो अच्छा रहता। अच्छा, नहीं आपको भेजेंगे, लेके क्यों जाएंगे, आपको भेजेंगे। आप तो स्वयं में बहादुर आदमी है, आपका तो कौम ही बहादुर है और आपके नाम में ही बहादुर लिखा हुआ है, वीरेंद्र बहादुर सिंह। तो आप तो अब कोई बच्चा रहे नहीं, आप तो बड़े हो गए हैं, तो आपको भेजेंगे। जरूरत पड़ेगी देश को आपकी, आप अपनी ऊर्जा संभाल करके काम आएंगे आप। तो मित्रों, उन सिपाहियों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हौसला अफजाई हुई होगी जो अपने देश का हाई सिविल अथॉरिटी को अपने सामने बॉर्डर पर पाए होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी के इस साहसिक निर्णय का सादर प्रणाम करता हूं। उन्होंने सीधा स्पष्ट और दो टूक शब्दों में चीन को ये जवाब दे दिया कि विस्तारवादी नहीं चलेगी, ये विकासवादी राजनीति है और हम विकासवादी राजनीति को प्रश्रय देते हैं। मित्रों, चीन को पहली बार सांप छुछुंदर वाली हाल होगी, मतलब निगलेगा तो मरेगा, उगलेगा तो अंधा हो जाएगा। हमारे यहाँ गाँव में कहा होता कि निगलेगा तो अंधा हो जाएगा और निगलेगा तो मर जाएगा, उगलेगा तो, मतलब चीन को ये लग रहा था कि वही 62 वाली भारत है, हम चवा चवा करके बढ़ेंगे, उसके बाद जब उन लोगों को कुछ पता चलेगा तो वो चुप हो जाएंगे या फिर कोई बात करेंगे तो हम कहेंगे ठीक है यहीं पर रुक जाते हैं, फिर आगे करेंगे। मतलब वो उसको लगा था। लेकिन अब की बार उसे मुलाकात एक दूसरे मिट्टी से हुई, वो बिल्कुल बदला हुआ भारत देखा, वो स्वयं शॉक्ड है। उसे लग ही नहीं रहा कि यार ये कौन सा भारत है जो हमारे सेनाओं के आमना सामना मिरर स्टेज में खड़ा कर दिया है, घूसा मार करके हमारे 40-50 जवानों को मार दिया, हत्या कर दिया, कई लोगों का अंग भंग कर दिया,
हमारे ऐप्स बंद कर दिए, हमारा बिजनेस बंद कर दिया। अब आज राजकुमार सिंह ने, मतलब आर.के. सिंह ऊर्जा मंत्री ने भी कहा कि जो ऊर्जा के क्षेत्र में चीन से सामान आ रहा है वो हम नहीं लाएंगे। कई राज्य सरकारों ने अपने ठेका कैंसिल कर दिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, कई इम्पोर्टरों ने अपना इम्पोर्ट कैंसिल कर दिया। तो अब चीन को लग रहा है, और सिर्फ भारत के नहीं, अब भारत के वजह से और कई देश ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या हम भी भारत के साथ बिजनेस मिल के करें और चीन को सबक सिखाएं, या चीन को ये मैसेज दें कि भाई हम भी आपके इस विस्तारवादी नीति का आलोचना करते हैं, हमें आपकी विस्तारवादी नीति अच्छी नहीं लगती। ये एक बहुत सोचने वाला होगा। दुनिया के राष्ट्र जब देखेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पे अपने सिपाहियों के साथ जा करके लड़ रहा है, सिपाहियों के साथ खड़ा है, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत प्राउड फील करेंगे, और देश दुनिया में ये चर्चा होगा कि हमें भारत के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, चीन के आंख में आंख डाल करके बात करें। थैंक्स टू आवर प्रधानमंत्री। मैं बहुत खुश हूँ प्रधानमंत्री से, मैं समस्त समाज की तरफ से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हौसला अफजाई के लिए आपको सादर प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी तरह से स्नेह बनाए रखिएगा। सेनाओं का मनोबल सिर्फ हथियारों से नहीं बढ़ता। आज एनडीटीवी वाले में से कुछ बताने का प्रयास किया कि भाई हथियार दीजिए फलान, नहीं। आपको याद होगा कि भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के पास पुराने दर्जे के हथियार थे और पाकिस्तान के पास अत्याधुनिक हथियार थे। अमेरिका ने उसको हथियार दिया, बट हौसला भारत वाला नहीं दिया। लड़ाई तो हौसले से लड़ी जाती है। जो जिसके पास हौसला होगा वो विजय को प्राप्त करेगा, और जिसके पास हौसला नहीं होगा वीरगति को प्राप्त होगा। आज चीन और भारत में जो आमना सामना घूसा घूसी हुआ, उनके घूसा घूसी में हमारे जवानों ने कई लोगों को मार दिया। चीन तो चूंकि बताता नहीं है इसलिए वो नहीं मालूम है, बट उसकी बिलबिलाहट बता रही है कि कितने घायल हैं। इस स्थिति में प्रधानमंत्री को वहाँ जाना और हौसला देना काबिले तारीफ है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शायद प्राप्त करता हूँ। मित्रों, अब दूसरी मुद्दा आज नहीं है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और एक बहुत बड़ा दुर्घटना उत्तर प्रदेश में हुआ है। हम सब लोग सबसे पहले अपने उन रणबांकुरों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करें, अफसोस व्यक्त करें, और उन हालातों पर गुस्सा व्यक्त करें जो हालात हुए हैं। आप सब लोगों को समाचार में तो करीब करीब आ ही गया, उसमें कुछ कहने की बात नहीं। कहने की बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। ये पहली घटना नहीं है जहां आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। ये कोई पहली घटना नहीं है जहां पर हमारे सिपाहियों को अपनी जान देनी पड़ी हो। जी प्रणाम, आपने शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमनाथ जी। कुछ ग्रुप में अगर शेयर कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे ग्रुप में होता है ना, जहाँ लाख लाख आदमी होते हैं, हजार हजार आदमी होते हैं, तो ये बात पहुंचेगा। आपने अपने वाल पर किया, बहुत अच्छी बात है। संभव हो सके तो आदरणीय द्विवेदी जी और आदरणीय बच्चा बाबू इसको जरा ग्रुप में वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मैं बच्चा बाबू को भी कह रहा हूँ, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जो भी सुन रहे कृपया इस वीडियो को शेयर करें। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा 2013 में एक डीएसपी को पीट करके मार दिया गया। आपको पता है 2013 से 2020 तक कुछ भी नहीं हुआ उस केस में, कहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद आपको मथुरा में पता होगा रामवृक्ष यादव तब के सरकार के संरक्षण पर पूरा वन क्षेत्र ही कब्जा कर लिया था, और वो ऐसी तैयारी किया था जैसे कोई देश की सेनाएं करती है। उसको जब भी पुलिस की खुफिया तंत्र बताते तो कहते कि रुक जाओ, धीरे करो, अदालत का प्रतीक्षा करो, फलाना करो, ढिमाका करो। अंत में जब सर से पानी निकला तो पुलिस वाले कहेंगे कि भाई अब हम राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक आकाओं की बात नहीं करेंगे, ये तो साला भगवान श्री कृष्ण की नगरी बर्बाद कर देगा। तब जाकर के उस पर आक्रमण हुआ, और आपको पता है कितने पुलिस वाले मारे गए थे। वो आखिर उन लोगों का ढाल बना लिया था, मानव चैन बना लिया था। उसको पता है कि हमारी पुलिस बहादुर पुलिस है, महिलाओं और बच्चों पर नहीं मारेंगे। उन महिलाओं बच्चों के अंदर के आड़ से फायरिंग कर रहा था। अंत में जब वो देखा कि नहीं होगा तो उसने अपने सिलेंडर के गोदाम में आग लगा दिया और अपने ही लोगों को मार दिया, ताकि कल को बदनामी हो। हमारे हाथ पे दोगले पत्रकार और बिकाऊ मीडिया है और कई तरह के लोग हैं। दुनिया में मैसेज आएगा कि भारत में अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं बच्चों को बम से उड़ाया जा रहा है। उसने ऐसी नीचता, और क्योंकि देखिए ये जो अपराधी होते हैं इनका कोई दीन ईमान तो होता नहीं है। अगर दीन ईमान होता तो अपराधी क्यों होते? तो ये अपराधी है, इनका प्रवृत्ति अपराधी वाला है। तो ये सबके सब अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका दीन ईमान होते। किसी तरह से देश की बदनामी हो, भारत की बदनामी हो, पुलिस की बदनामी हो, जिस एस्टेब्लिशमेंट उसकी बदनामी हो। दूसरा क्या है कि ये किसी के नहीं होते,
मैंने जो हेडिंग दिया था भस्मासुर, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को पता होगा भस्मासुर के लिए। मित्रों, हमारे जो वेद पुराण संस्कृति किताब, हमारा जो पूर्वज है, आप हमारे धार्मिक ग्रंथों में पढ़ेंगे ना तो सब चीज है। मतलब हमारे यहाँ छल प्रपंच, वित्त, आय, वायु, काम, हर चीज पर पूरी ग्रंथ लिखी गई है। हमारे देश में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका हमारे वेदों में वर्णन ना हो, हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णन ना हो। उसी में एक भस्मासुर का वर्णन है। भस्मासुर एक राक्षस था, उसने तप से, अपने तपस्या से भगवान शिव को मजबूर कर दिया। प्रकट होने पर भगवान शिव हाजिर हुए, बोले हाँ भाई बोल भाई, तेरे तप से मैं खुश हुआ। तो बोला कि एक काम करिए, मुझको एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँ ना वो भस्म हो जाए। तभी उसका नाम भस्मासुर पड़ा। भगवान शिव बोले भाई चल भाई, अब तू, मैं तो मजबूर हूँ, मेरे पीछे सर पे भगवान शिव है, उनका पूरा परिवार है, भोलेनाथ है, देने में सोचते ही नहीं, जो मांगा वो दे दिया। वो उसके परिणाम पर आज तक भोलेनाथ नहीं सोचे। बोले भक्त प्रबल है, भक्त बड़ा है, जो मांग रहा है वो देंगे, बाकी ब्रह्मा जी जाने, विष्णु जी जाने उसको कैसे काउंटर करना है, वो देते जाते हैं। उन्होंने उसको दे दिया। देने के बाद वो कहा कि मैं देखता हूँ कि चेक करूँ कि आप खुद जल रहे नहीं, और शिव जी के सर पर हाथ रखने के लिए, और शिव जी भागते जा रहे हैं। मतलब वो बड़े परेशान हो गए बेचारे, वो भस्मासुर। खैर उसका अंत ये हुआ कि अब लोगों को भाई भगवान शिव आशीर्वाद दे देने के बाद वो चिंतित हो जाते हैं लोगों की। तो उसी में से लगाया गया कि एक काम करो, नारी के भेष में आए और बोले क्या सुना कि आप तथैया बड़ा बढ़िया करते हैं, तथैया करने के लिए अपने सर पे हाथ रख के नाचा जाता है। तो वो भूल गया और नाच दिखाने लगे, उसने अपने सर पे हाथ रखा और वो भस्म हो गया। इस तरह से उसका अंत हुआ। इसमें दो कहानी मिलती है कि हम भस्मासुर को पहले पालते हैं, उसके बाद वो हम ही को भस्म करने पर लगता है, फिर हम उसके भस्म की सोचते हैं। इस बीच जो विघटन होती है, इस बीच जो प्रलय आता है, वो ना तो वरदान देने वाले को पता होता है, ना ही जिसको वरदान मिला वो उस जो रास्ते में आएगा वो कुचला जाएगा। ये जो अभी कानपुर का अपराधी है, इसका अपराध कोई 3 दिन का नहीं है। ये 1990 में दर्जा प्राप्त मंत्री को थाने के अंदर गोली मार दिया था। अब आप बस अब कल्पना कीजिए कि थाने के अंदर एक आदमी ने गोली मारा हो और कोर्ट में कोई आदमी उसके विरुद्ध गवाही देने को तैयार हो। गवाही देने के कोई तैयार नहीं। ये तो बड़े समझ में आते कि कौन गरीब आदमी गवाही देने के लिए तैयार होगा, कौन आदमी अपनी जान जोखिम में, उसी गांव में रहने वाला है, एक गोली उसको मार देंगे। भाई मनोबल कितना लोगों का गिर गया होगा जब लोगों को पता चला होगा कि जिन्होंने मंत्री जी की हत्या कर। अब आप समझ लीजिए कि सरकार का, जिस पार्टी की सरकार है, उसी सरकार के अपने मंत्री का हत्या हो जाता है। और तो आम आदमी की हिम्मत हैसियत है, आम गरीब आदमी तो रोटी के लिए इतना परेशान है, अपने रोजी दवा और अपने समस्याओं से इतना घिरा हुआ है कि उसके पास ये कहाँ समय है, उसके पास ये कहाँ सोचने का है कि वो ये सोचे कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं। वो बेचारा, उसके पास तो ये है ही नहीं ना सोचने का। तो वो क्या करता है बेचारा, कहता है यार चलो मर गए तो मर गए, अब हम ना मरे तो कोई नहीं देगा। वहाँ आते हैं सरकारों को एक्शन लेना। जब ये पता चला तो सबसे पहले उस जिस थाने में उस पूरे स्टाफ को सस्पेंड करो कि भाई गोली मार दिया और वो जिंदा चला गया, मतलब तुम सस्पेंड हो। सबसे पहले उन लोगों को बुला करके 2-2 गोली उनके भेजे में उतार दी जाती। अगले बार किसी थाने में किसी आदमी की हैसियत नहीं होती कि कोई आदमी थाने के अंदर गोली मार। अब आप उसके मनोबल का अंदाज लेंगे, कोई आदमी थाने में गोली मार देता है तो उसकी मनोबल क्या होगी। खैर उस वक्त की सरकारों ने क्या सोचा, क्या किया, हमको इस पर नहीं जाना। तब से लेकर के आज तक सैकड़ों केस उस पर बुक हुए, कई आपराधिक मुकदमे हुए और कई तरह की सरकारें आई और वो हर आदमी के सरकार में चुनाव लड़ा। उसके पास मुलायम सिंह जी के साथ फोटो है, उसके पास मायावती जी के साथ फोटो है, उसके बाद वर्तमान सरकार के साथ भी फोटो है। मतलब ये नहीं है कि उसमें उसके साथ के 60 गांठ में कोई भाजपा कांग्रेस सपा अलग हो, नहीं, सब उसके साथ है। मतलब हमारे राजनीति के लोगों को अगर कहीं लगता है कि फलाने आदमी के 60 गांठ से हमको कोई भला होने वाला है तो फिर ये नहीं सोचते कि अपराधी है कि क्या है। लोग चुनाव के लिए लोगों में जातीय संघर्ष करवा देते हैं और अपराधी अगर उसके नाम पर कुछ 200-400 वोट बन जाता है तो हमारे नेताओं को क्या चाहिए, वोट चाहिए किसी भी कीमत पर। यही चिंता का विषय, मैं यहीं पर भस्मासुर की बात कर रहा हूँ। दूसरा, मैं बड़ी विनम्रता से उन पुलिस वालों की शहादत को सलाम करता हूँ, उनके बलिदान को प्रणाम करता हूँ, लेकिन डीएसपी स्तर के और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के लोगों की हत्या किया है उसने। क्या वो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के लोगों को उसके कुकृत्य का पता नहीं था?
क्या उन लोगों के पता नहीं थे कि किस तरह का आदमी है? और क्या ये गाना बजाना पूरा बजा करके जाके जरूरत करने की थी रात के 1 बजे? मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि आप बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म में आप पिछड़ गए। आप एक ऐसे अपराधी का सामना करने के लिए जा रहे हैं जिसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, वो 20 साल से अपराध में लिप्त है, और आपकी खुफिया रिपोर्ट नहीं को अपने गांव में कितने गुर्गे पाल रखे हैं। अगर आप दिन में जाते तो वो JCB से रास्ता रोकना आपको दिख जाता। दिन में जाते, आपके पास ड्रोन है, आप और मोहल्लों में ड्रोन उड़ाते जाते हैं। आप जाने से पहले दिन में जाते, चारों तरफ से घेरते। दूसरी क्या थी कि आप इतनी लूप पॉइंट छोड़ के गए हैं, आप एक तरफ से एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, आप दूसरे एरिया को कवर नहीं किया, जबकि उसका घर 3 तरफ से सड़क है, पीछे पूरा खेत ही खेत है। क्या है, आपने अपने 10-20 लोगों को खेतों की तरफ डिप्लॉयड किया था कि अगर इधर कोई मिसहैपनेस हो जाता है तो उधर वाले लोग कंट्रोल करेंगे? आपको उसके घर की रेकी नहीं थी? आपको वहाँ का बिट वाला बताया नहीं था कि उसके घर से 4-5 जगह से निकलने का रास्ता है? उसका घर तिहाड़ जेल जैसा है, किले जैसा वो घर बना रखा है। आपने ये नहीं सोचा कि वो किले में सेंध लगाने के पहले हमको उस स्तर की तैयारी करनी चाहिए थी? दूसरा ये बात था कि अगर आप दिन में जाते तो क्या होता, लोग मोबाइल पर वीडियो बनाते ना कि फायरिंग हो रही है। अब तो आप ही वीडियो बन गए। इस विषय पर जरूर पुलिस की प्रोफेशनलिज्म पर मैं ज़रूर संदेह व्यक्त करता हूँ। जो बहादुर अपने जान दे हैं, मैं फिर से एक बार उनको सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ उनके कुर्बानी पर। लेकिन क्या है, आपने ये नहीं सोचा प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D? आप प्लान बना कर नहीं गए। आप क्या मेमना पकड़ने गए थे कि वो दौड़ेगा और हम पकड़ लेंगे? एक आप छटा हुआ अपराधी को पकड़ने गए थे जिसके पास राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो आपने प्लान A, B, C, D नहीं किया? आपने होमवर्क नहीं किया? आपने उसको काउंटर नहीं किया कि A हो जाएगा तो B हो जाएगा C? वो JCB मशीन लगाए तो क्या एक आदमी उतनी बड़ी दम्बिश के साथ एक आदमी पैदल मोटरसाइकिल पर या किसी चीज से यूं ही नहीं जाके देख सकता था कि रास्ता खुला है कि नहीं खुला है? इस तरह की दबिश में आप इस पर नहीं सोचे, क्योंकि JCB मशीन बिल्कुल सीधे रास्ता ब्लॉक करके खड़ी थी। तो आप इस बात को नहीं जान सकते थे कि भाई JCB रास्ते में ब्लॉक करके क्यों खड़ी, क्यों नहीं आप उसको छोड़ दी? चलो, चर्चा आ रहा है कि एक वहीं के पुलिस अफसर या पुलिस इंचार्ज या सब इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज जैसे लोगों को संदेह के दृष्टि में देखा जा रहा है। शायद वो पीछे पीछे जा रहा था, एक आनाकानी कर रहा था, कुछ आया समाचार में। वो समाचार की बातों को मैं नहीं मानता, लेकिन ये तो ज़रूर है कि किसी ने अपने ही घर का भेदी लंका ढाया है, अपने ही भेदियों ने उसको टिप दिया है कि हम आ रहे हैं आपके पास, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तभी तो JCB मशीन सड़क पर ले आकर के घर के सामने रोक दिया और आपके इतने लोगों की प्राण आहूत हो गई। मैं उस अपराधी पर चर्चा बाद में करूंगा। मैं अपने उत्तर प्रदेश के प्रोफेशनल पुलिस की प्रोफेशनलिज्म पर बहुत संदेह व्यक्त करता हूं कि आखिर आप कर क्या रहे थे? आपने प्लान A, B, C, D की तैयारी नहीं की और उतने लोगों की प्राण बलिदान कर दिए। ये एक बहुत गलत है और पुलिस ने इतनी बड़ी गलती, क्योंकि ये तो पुलिस वाले बताएंगे, वो सब जांच का विषय होगा। क्योंकि जब इतने पुलिस वाले मरे हैं तो अब दुबे भी नहीं जिएंगे, ये मुझे मालूम है। लेकिन मुझे सेम टाइम ये प्रश्न याद आता है कि रामवृक्ष यादव का क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं उनको मारा गया, कुछ लोग कहते हैं कि उसको भगा दिया गया। भाई ठीक है, तेरे चुप मेरे जो 10-20 आदमी को मार दो, रामवृक्ष को छोड़ दो, क्योंकि रामवृक्ष हमारा अपना आदमी। फिर कोई कह रहा है कि रामवृक्ष इतना ना सरकार को ब्लैकमेल करने लगा था कि सरकारों को लगा था कि भाई अब इसको मार दो, क्योंकि अब ये हमको नुकसान कर रहा है। अगर रामवृक्ष जैसे आदमी सरकार के साजिश के शिकार हो सकते तो क्या कहीं ये दुबे भी शिकार तो नहीं हो गया कि भाई अब दुबे के की कुछ गतिविधियों को लगने लगा था कि ये ब्लैकमेल कर रहा है या ओवररूट कर रहा है, तो अब इसको मार दो। और जब आप मारे तो ये वही हाल हुआ जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को रसिया में लड़ने के लिए तैयार किया, और जब उसका मामला पूरा हो गया तो उसे कन्नी काट गया। उसका वजह हुआ कि ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को ही बर्बाद कर दिया। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। इन सब पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतना बड़ा अपराधी 20 साल से बिना किसी राजनीतिक और पुलिस के संरक्षण का बेदाग बेसान जिया रहा है और किले जैसा घर बर्बाद। हमारे घरों में 4 ईंट पड़ती है, पुलिस वाले आ जाते हैं। कोई पुलिस वालों को ऐसा नहीं लगा कि भाई ये प्रधानमंत्री का घर क्या है कि 10 फीट 15 फीट दीवार है, उसके ऊपर कटीली तार लगा रहे। भाई तू कौन आदमी है? उसके कैरेक्टर का लोगों को पता नहीं था।
अगर आप इस तरह के लोगों को संरक्षण देंगे, इन लोगों को छूट देंगे, तो इसी तरह से होगा, आपको अपने भाइयों के प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। और फिर 2-4 दिन तक टीवी में होगा, क्योंकि जब जियाउल हक, अनवारुल हक, क्या नाम है उस डीएसपी का, जो अमेठी में मारे गए थे, उनके साथ भी 4 दिन तक बहुत चो चला, लेकिन उसके बाद उनके पुलिस वालों ने नहीं पूछा कि भाई आपका क्या हुआ। उसमें भी पता चला था कि जो उनके साथ कांस्टेबल चल रहे थे वो सब छोड़ छाड़ के उनको अकेले भाग गए और भीड़ ने घिर कर मार दिया। यहाँ भी पता चल रहा था कि जो वहाँ की लोकल पुलिस थी वो पीछे पीछे चल रही थी, बाहर वाले जिनको रास्ते का ज्ञान नहीं था वो आगे आगे जा रहे थे, वो सब अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन विषयों पर हम सब लोगों को विचार करने की जरूरत है, और हम सब पुलिस वाले लोग, जो पुलिस में लोग हैं, उन लोगों को इस पर जरूर सोचना पड़ेगा कि ये हुआ, हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन आगे भी कोई और डूबे ना निकले, कोई और हमारे बहादुरों को जान की कुर्बानी न देनी पड़े। इस बात के लिए मैं पुलिस वाले से कहता हूँ कि आप राजनीति में क्या होगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, प्राण तो नहीं न गंवाना पड़ेगा। आपका कर्तव्य बनता है कि जैसे कोई अपराधी पहली बार सर उठावे, आप उसको कानून के दायरे में, कानून के अंतर्गत सजा दिलवाइए, और जब वो कानून की लूप से छूट के आ जाए तो इनकाउंटर तो इसीलिए बनाइए। इनकाउंटर क्यों बना, इसी बात के लिए तो बना। आप पहले देखिए कि आप उसको कानून के अंतर्गत, कानून के दायरे में आप उसे सबक सिखाएं। पहला प्राथमिकता, हम कानून के मानने वाले लोग हैं कि पहली प्राथमिकता है कि वो बिहाइंड द बार बाय द लॉ है, ये आपको पहले सोचना है। अगर आपको लग रहा है कि कानून के छिद्र से वो निकल आया, कानून के लू पॉइंट का फायदा उठा करके, जैसे ये डूबे आया था, किसी ने इसको विटनेस ही मतलब गवाही नहीं दिया, अब आपको लग गया कि भाई इसको अब कानून के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है, इनकाउंटर उसके बाद ही तो होता है। तो आपने क्या किया, ताली बजा रहे थे कि भाई चलो छूट गया, बड़ी अच्छी बात है, थाने में आके गोली मार दिया था, बड़ी बात हो रही थी। यही वजह है कि आज आपके प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ये बात आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, मैं राजनीतिक और नेताओं के विषय में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि दीन ईमान के मामले में इनके भी कुछ नहीं होता। फिर भी आम आदमी, आम जनता से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जब आपके चुनाव में कोई अपराधी खड़ा होता है तो आपको पता नहीं होता कि ये कौन सा करेक्टर आदमी को, आपके गाँव का तो आदमी है, आपको पता ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी पाकिस्तान, जापान, चीन से लड़ने आया हुआ है, पता ही नहीं चला कि कौन आदमी है। वो आपके गांव का 15 साल तक प्रधान रहा, नगर पंचायत रहा, आपको पता नहीं कि कौन आदमी है। बंदूक आपके कनपट्टी पर लगी हुई थी, वॉयलेट तो आपके अंदर धाना, कहाँ पता किसने क्या दबाया, आप अपने हिसाब का बटन दबा के आ जाते हो। वो तो बिल्कुल गुप्त मतदान है, वहाँ तो कोई वीडियो नहीं लगी है, आपने उसको प्रश्रय दिया कि आपको रॉबिन हुड छवि उसमें दिख रही थी। तो जब रॉबिन हुड छवि दिख रही तो आज पूरा गाँव के लोग घेरे गए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने, जो गरीब लोग जिनको प्रोत्साहन देकर, डरा के, धमका के, ललचा करके गोली चलवाया है, वो सब के सब आज पकड़े जाएंगे। गांव के लोग, जो गांव के लोगों ने भागने में उसको मदद दिया, वो सब के सब पुलिस की निगरानी में आ गए, पुलिस के सर्विलांस पे आ गए। अब आपका वो दुबे खुद ही मारा जाएगा, अब आपका संरक्षण देगा, आपकी तो लाइफ एक्सपायर हो गई। ये जरूर सोचना चाहिए। अंत में मैं अपने राजनीति में रहने वाले राजनीतिकों से कहूँगा कि कुर्सी ही सब कुछ नहीं है, ये देश रहेगा तभी कुर्सी रहेगी। किसी के सरकार में अबू सलेम गुंडा बन के बाहर निकल जाता है, किसी में दाऊद इब्राहिम बनता है, तो किसी के यहाँ और कोई निकलता है। उत्तर प्रदेश में भी कहूँ तो अपने अपने ज़माने से हर राजनीतिक दल में कोई एक राजनीतिक दल का पोस्ट तैयार हो रहा है, और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो फिर लोग अदालतों और कानून पर से भरोसा उठ जाएगा, कहेंगे कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब तो यहाँ है, गुंडाश्री कहा जाए और गुंडाश्री से बात किया जाए, क्योंकि यही करेंगे तो करेंगे, क्योंकि पुलिस अदालत में जाएगी और अदालत में विटनेस नहीं मिलेगा, ये बाहर आएगा, उसके बाद दोबारा मारेगा गोली, क्योंकि दोबारा भी कोई विटनेस नहीं मिलेगा। मित्रों, सबसे पहले तो मैं पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं, मैं उनको अपनी हार्दिक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, लेकिन फिर भी उनको जिसने ऑपरेशन के लिए भेजा उसने प्लान ABCD क्यों नहीं किया, उनको विरुद्ध कठोर से कठोर सजा देना पड़ता है, क्योंकि उसमें से बहुत से लोग अभी बचे हुए हैं, कुछ लोग घायल होंगे, कुछ लोग बचे होंगे, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो और ये पब्लिक हो, पुलिस में बताया जाए कि इन्होंने फलाना ये, क्योंकि जो लोग अपनी जान दे दिए हैं ना, उतने ही लोगों ने प्लान नहीं बनाया होगा, प्लान बनाने वाले लोग और हैं, तो उन लोगों से पूछा जाएगा कि आपकी ऐसी कौन सी प्लान थी जो हमारे लोगों की जान जोखिम में डाल दिया और वो अपने जान को कुर्बान कर जाए, आपका प्लान क्या था।
ये जरूर एक क्षण होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अवस्थी जी इस मामलों में माहिर आदमी है, अवस्थी जी इसको जरूर करेंगे। उसके बाद जो गृह सचिव हैं अवनीश अवस्थी जी, उनके भी प्रशासनिक क्षमता पर मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है, ज़रूर इस विषय पर विचार करेंगे। और अगर ये विचार नहीं करेंगे तो हमारे लोग इसी तरह से अपने प्राणों की आहुति देते रहेंगे। रणबांकुरे हमारे देश में वैसे ही बहुत कम है, प्राण निछावर करने वालों की संख्या बेशक बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन लोगों के प्राण कुर्बान कर दें। मृतक आत्मा पुण्य आत्मा है, हम उसके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और राजनीति में रहने वाले लोगों और आपसे विशेष अनुरोध करते हैं कि कृपया इन चीज़ों को आगे लेके जाएं और जो चुनाव में अपराधी आपके समक्ष आता है उसका बहिष्कार करें, नहीं तो किसी दिन आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ईश्वर ना करे कि आपको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।